हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदित्य क्लासेस। और हम लोग जैसे कि पिछले वीडियो में लाइट पढ़ रहे थे, लाइट चालू किए थे चैप्टर, और आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करें। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर हम रिकैप दे दें तो लाइट क्या है। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हो चुकी है कि हम लोग सभी लोग एनर्जी से सराउंडेड है, किसी ना किसी फॉर्म के एनर्जी से। वी ऑल आर सराउंडेड। ठीक है, ये बात था कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है सर? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होता है जिसको प्रोपेगेट करने के लिए कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी लाइट अगर सन से लेके अर्थ तक आ रहा है तो वो बीच में जो भी वैक्यूम है उसमें लाइट को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है ट्रैवल करने के लिए। तीसरा पॉइंट क्या था? लाइट को पार्टिकल के फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं कि लाइट क्या है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ photons. Light is a form of photons which are packets of high energy particles. ठीक है, तो ये था अपना डेफिनेशन। अगला कि लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है, स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है विद द स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब लास्ट वीडियो में जो एक पॉइंट था जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि लाइट को क्या करना है, एक पॉइंट था जिसमें मैंने बताया था कि लाइट का एक्चुअल एनर्जी होता कितना है। लाइट डुअल नेचर का होता है, ये बात तो हम लोगों को पता है। तो लाइट डुअल नेचर का होता है, ये तो सही ठीक ठीक बात है। लेकिन उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, मेरे कौन सा कलर ले लें फिर यहाँ पे, तो ब्लैक। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है वहाँ पे कि एक्चुअल स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, एक्चुअल स्पीड क्या है? 2.9979 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड वैक्यूम में। और वहीं पे अगर हम एयर की बात करें तो 2.9970 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये वैक्यूम का है लाइट का स्पीड, और ये स्पीड मेरा एयर में है। देखो कितना, दोनों में कितना का डिफरेंस है, दोनों में 0.0009 का डिफरेंस है। इतना सा ही डिफरेंस है। तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों को हम लोग कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इक्वल मान के और फिर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कंसिडर करके और क्वेश्चन को अपने हम लोग सॉल्व कर देते। ये बात अपनी हो गई थी, यहाँ तक तो हुई थी कि नहीं हुई थी? ये अपनी बात हुई थी, क्लियर है? आगे बढ़ें आज, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये भी हो गया था अपना, रिफ्लेक्शन क्या होता है वो भी हो गया था। सारे ये इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो है, ये इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने पढ़ लिया है सारे पॉइंट्स को। आज आज जो है वो नया चैप्टर हम लोग, नया टॉपिक, चैप्टर क्या कहें, टॉपिक ही नया है। तो नया टॉपिक आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और उस टॉपिक का नाम क्या है? उस टॉपिक का नाम है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो देखो बच्चों, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या है कि असली लाइट यहीं से चालू होती है। ठीक है, हमारे हमारे जो हमारा जो सराउंडिंग है उसमें जो लाइट का इफेक्ट है, वो लाइट ऐसे ही कैसे भी ट्रैवल करके रिफ्लेक्ट नहीं हो जाती। ठीक है, सब जितनी भी तरह का लाइट है, वो नेचुरल सोर्स से आ रहा हो, वो आर्टिफिशियल सोर्स से आ रहा हो, उन सारे वो सारे लाइट्स जो हैं वो दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दो लॉज को तो फॉलो करता ही करता है। अगर नहीं करेगा तो हम कहेंगे कि वो लाइट है ही नहीं। तो लाइट रिफ्लेक्शन के टाइम पे दो लॉ को मेनली प्रॉपरली फॉलो करता ही करता है, चाहे कोई सा भी सीनरी हो। ठीक है, तो वही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट यही लिख दे रहे हैं कि व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस, ऑन अ सरफेस कहने का मतलब है मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ऑन अ सरफेस कहने का मतलब क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इट ओबेज इट ओबेज टू कंपल्सरी लॉ, टू कंपल्सरी
एंड दिस लॉ इज टर्म्ड एज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी लॉ को हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या मेरी बात क्लियर है आप सभी तक? व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस, सरफेस का मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इट ओबेज टू कंपल्सरी लॉ एंड दिस लॉ इज टर्म्ड एज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी लॉ को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। चलो भाई, अब आते हैं कि लॉ क्या है अपने पास। अपने पास लॉ दो हैं। कौन कौन से लॉ हैं उनमें? दो, वो देखते हैं। पहले लॉ को कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पहले लॉ को क्या कहा जाता है? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। ठीक है, पहले लॉ को क्या कहा जाता है? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। देखो, ये मेरा क्या है? ये मेरा है मान लो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इससे टकरा इधर गया, तो ये मेरा इंसिडेंट रे है और ये मेरा, अगर हम नॉर्मल की बात करें, एक नॉर्मल ये हुआ और एक नॉर्मल को भी थोड़ा अच्छा से कर, चलो रहने दो, तो ये नॉर्मल। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए थे कि भाई ये इंसिडेंट रे है, ये दो लॉ रिफ्लेक्टेड रे है, और बीच में क्या है? बीच में 90 डिग्री पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ 90 डिग्री पे क्या होता है मेरा? नॉर्मल होता है। यहाँ तक पता है अपने को? यहाँ तक तो पता है। ये चीज़ और भी मालूम है कि ये नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे जो एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, वन। और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, नाम दे दिए I1 R1। ठीक है, उसी तरीके से अगर इस लाइट के लिए बात करें, इसके साथ जो एंगल बना रहा है इसको दे दो I2, और इसके साथ जो एंगल बना रहा है उसको दे दो R2। है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ही ना वो, है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ही, बस नाम अलग अलग कर दिया I1 I2 ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए अच्छे से। चलो, तो पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग जरा देखते हैं कि किसको कहते हैं पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? मेरे हिसाब से आप लोगों को तो आता होगा, लेकिन फिर भी मेरा काम अच्छे से समझाना, तो मैं वो काम करके तो दूंगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। पहला ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों जो है वो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये चारों चीज़ जो है वो किसी एक प्लेन में, सेम प्लेन में लाई होना चाहिए। सेम प्लेन में लाई होना चाहिए मतलब पहले तो डिफाइन कर दे रहे हैं, उसके बाद उसको हम समझा भी दे रहे हैं क्या है मतलब। पहला लॉ है क्या? वो स्टेटमेंट लिख रहे हैं। स्टेटमेंट आता है, देखो बच्चों, बोर्ड में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करना आता है कि एक्सप्लेन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो पूरा का पूरा इस तरीके से लिख दोगे। नोट्स बनाते चलना साथ में, बहुत काम करेगा आखिर में। ठीक है ना? तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है? स्टेटमेंट उसका लिखना है अपने को। तो पहला स्टेटमेंट लिख रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन। यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये चारों जो हैं वो सेम प्लेन पे लाई करेगा। अब प्लेन क्या होता है ऐसे तो पता होगा, लेकिन देखो चलो देखते हैं प्लेन होता क्या है। शेप ले लिया, देखो भाई, देखना इधर ध्यान देना।
ये हम लोग को तो मालूम है कि ये भाई वाई एक्सिस मान लो, ये एक्स एक्सिस मान लो, ये जेड एक्सिस मान लो। जेड एक्सिस बाहर की तरफ है, ये तीन एक्सिस होता है, 3D जिसको कहते हैं। तीन एक्सिस में तीन प्लेन बनता है, ठीक है। कौन कौन सा प्लेन? एक एक्स और वाई के बीच में प्लेन बनता है, एक वाई और जेड के बीच में प्लेन बनता है, और एक जेड और एक्स के बीच में प्लेन बनता है, ठीक है। ये तीन प्लेन बनता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि ये चारों चीज़ जो है किसी एक प्लेन में लाई करना चाहिए। हमको उससे मतलब नहीं है कि वो एक्स वाई एक्सिस पे, एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा है, या जेड एक्स प्लेन में लाई कर रहा है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ इतना मतलब है कि ये चारों चीज़ इसी एक ही प्लेन में लाई करे, सेम प्लेन में लाई करे। अब देखना जरा, ये मेरा ये प्लेन एक्स वाई प्लेन कहलाता है, ये वाला प्लेन एक्स वाई प्लेन कहलाता है। तो इस लॉ का कहने का मतलब क्या है कि ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये जो मेरा रिफ्लेक्शन हुआ ना, ये जो मेरा रिफ्लेक्शन हुआ, ये जो मेरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये चारों मेरा एक ही प्लेन में लाई करे। एक्स वाई प्लेन में तो एक्स वाई प्लेन में सही, वाई जेड प्लेन में तो वाई जेड प्लेन में सही, और जेड एक्स प्लेन में तो जेड एक्स प्लेन में सही। लेकिन ये प्लेन चेंज नहीं होना चाहिए। जब हम लोग क्लास 10th में थे ना, तो सबसे स्टेटमेंट तो रट के चलेगा कि हाँ भाई होता है ऐसा कि प्लेन में, एक ही प्लेन में लाई करना चाहिए, ठीक है, एक लाइन का भाई स्टेटमेंट है, क्या ही है रटने में, रट जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये प्लेन का मतलब होता क्या है, सेम प्लेन में लाई करने का मतलब होता क्या है, वो चीज़ यहाँ पे। सेम प्लेन में लाई करने का मतलब किसी एक प्लेन में, या तो एक्स वाई प्लेन में पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन हो जाए, या तो वाई जेड प्लेन में पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन हो जाए, या फिर जेड एक्स प्लेन में पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा इंसिडेंट रे एक्स वाई प्लेन में आया, रिफ्लेक्टेड रे वाई जेड प्लेन में चला गया, और नॉर्मल रे मेरा जेड एक्स प्लेन में कहीं लाई कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। चारों का चारों चीज़ एक ही प्लेन में आना चाहिए, तभी ये मेरा कहेंगे कि रिफ्लेक्शन तभी हुआ है, रिफ्लेक्शन पॉसिबल तभी है, ठीक है ना। तो पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही कहता है। क्लियर है पहला ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? चलो क्लियर है, तो फिर अगला रिफ्लेक्शन में बढ़ते हैं, ठीक है। अगले वाले में बढ़े। चलो मेरा सेकंड सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है मेरा? सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? देखो आसान है, फिर से एक बार अगर बोलें, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सवाल बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है। सवाल बोर्ड में आएगा ही यार, मतलब बिल्कुल चांस है यार, 90% से ऊपर चांस है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो आएगा ही। अब कितने मार्क्स में आएगा वो एग्जामिनर पर डिपेंड करे, वो क्वेश्चन जो सेट कर रहा है पेपर उस पर डिपेंड करता है, लेकिन आएगा तो ज़रूर, चांस तो पूरा पूरा बनता है इसका आने। और जब ही आएगा तभी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है उसको मेंशन करना है। जो सबसे पहला डेफिनेशन देखो यार, नोट्स करते चलना, नोट्स बनाते चलना, ये जो सबसे ऊपर का डेफिनेशन है, यहाँ से चालू करना है, पहले बताना है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या। तो व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस और रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इट ऑलवेज टू कंपल्सरी लॉ एंड दिस लॉ इज टर्म्ड एज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये डिफाइन करेंगे, तब फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को बताएंगे विथ डायग्राम। डायग्राम मत मिस कर देना, ये नहीं, इसको करने का जरूरत नहीं, ये बस समझाएं कि तीन प्लेन में कौन से प्लेन में लाई करना है, ये चीज़ बस समझाने के पर्पज से किया गया है। लेकिन ये वाला पॉइंट, ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिख के ये डिफाइन करना है, पिक्चर बना के दे देना। I1 I2 नहीं भी बनाओगे तो चले, लेकिन एक डायग्राम रिप्रेजेंट करना है। डायग्राम जहाँ जहाँ पॉसिबल हो बोर्ड के पेपर में, चाहे जो जो भी सब्जेक्ट हो, बोर्ड के पेपर में डायग्राम जितना ज़्यादा से ज़्यादा बना सको, ठीक है ना, उतना अच्छा नंबर हम लोग को मिलता है, ठीक है। चलो तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही कहता है कि सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, कल बताए थे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, वो एंगल जो कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों इक्वल होता है एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। अब मतलब क्या है, पहले तो डेफिनेशन देखते हैं फिर समझते हैं क्या है भाई। पहले तो डेफिनेशन ही लिख लें भाई, स्टेटमेंट लिख ले, स्टेटमेंट तो लिखना होता है, तो स्टेटमेंट लिखेंगे पहले। एंगल ऑफ इंसिडेंस, अच्छा इसको इस तरीके से लिखना, दिस लॉ स्टेट्स दैट, चलो हम लिख ही दे रहे हैं यार, लिख ही दे रहे हैं वो।
और सर आप तो लिखते नहीं हैं, हम लोग को आप बता रहे हैं कि लिखना है ये चीज़। चलो देखो इधर से लिख रहे हैं, दिस लॉ स्टेट्स, दिस लॉ स्टेट्स, ठीक है, दैट भी लगा सकते हो, दिस लॉ स्टेट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है पता है हम लोग को, ठीक है। तो ये लॉ क्या स्टेट करता है, ये लॉ स्टेट करता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो इक्वल होगा, इक्वल ऑलवेज इक्वल भी लगा सकते हो, इक्वल होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, अब देखो इसका मतलब समझो, यहाँ पे बहुत लोग तुमको कंफ्यूज कर सकता है, कैसे कंफ्यूज करेगा चलो समझो कैसे कंफ्यूज कर दे, लेकिन तुमको कंफ्यूज नहीं होना भाई। क्यों नहीं कंफ्यूज होना है, तुम भाई पढ़ रहे हो आदित्य क्लासेस में, आदित्य क्लासेस में पढ़ रहे हो और तुम कंफ्यूज हो जाओगे यार, क्या रेपुटेशन रह जाएगी कोचिंग की बता। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होंगे तभी तो अलग बनेंगे ना। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो चाहे कोई टीचर, किसी के डिसरिस्पेक्ट नहीं करूँ, कोई टीचर कितना भी अपने को कंफ्यूज कर दे क्या फ़र्क पड़ता है भाई, कितना भी अपने को कंफ्यूज, सर होगा तो यही सर, आप चाहे जो बोल लीजिए होगा तो यही, ये रहना चाहिए, ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ठीक है। चलो देखो भाई, ले लो, ले ले। तो देखो शेप के साथ पढ़ा रहे हैं, शेप के साथ बताएंगे तो पिक्चर थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी ज़्यादा मिले, और ज़्यादा ज़्यादा लाइन बनाएंगे भी नहीं, नहीं तो उसमें भी कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो ज़्यादा लाइन हम लोग ड्रॉ भी नहीं। ये रहा मेरा एक एंगल ऑफ इंसिडेंस, थोड़ा पतला चलेगा। ये रहा मेरा एक एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रहा मेरा दूसरा सॉरी एंगल बोल रहे हैं, इंसिडेंट रे, ये रहा मेरा रिफ्लेक्टेड रे। तो लाइट कहीं इन्फिनिटी सोर्स से कहीं से लाइट आ रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराया और रिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ तक तो क्लियर है। अब इस पे ज़्यादा डिटेल में वैसे भी नहीं जाएंगे, बोरियत होने लगेगी, होगी बोरियत भाई, क्या सर एक ही चीज़ को बार बार समझ तो गए, अब कितना समझाएंगे, आप समझ गए, मुझे मालूम है भाई आप लोग समझ गए। ये शेप करते हैं, देखो अब थोड़ा और क्लैरिटी आएगा, कैसे आएगा क्लैरिटी, कलर कौन सा है सेलेक्टेड, हाँ क्या पिक्चर बना यार, अब डायग्राम बन रहा है, अच्छा बन रहा है, बढ़िया बढ़िया मज़ेदार। कौन सा कलर ले ले, चलो तुम ही लोग बताओ भाई कौन सा, ब्लैक अच्छा दिखेगा, ब्लैक ले लेते हैं चलो। देखो भाई, तो ये देखना, तो ये इंसिडेंट रे वन है, नाम दे दे रहे हैं अलग अलग, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। ये इंसिडेंट रे मेरा एक है, एक इंसिडेंट रे है, ठीक है। इसके पहले क्या करें, दो वाले, चलो पहले इसके पहले एक वाले से समझाते हैं, एक इमेज और बनाते हैं हम लोग, थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन एक इमेज और बनाते हैं, उससे क्लैरिटी तुम लोग को ना बहुत अच्छे से आएगी, ठीक है। इसके लिए एक इमेज और बना रहे हैं, ज़रा देखना, पहले इस इमेज से समझ जाओ, दूसरे इमेज पे तुम लोग खुद जवाब देना यार, लाइव तो है नहीं हम लोग। शेप, दिख रहा,
सा इक्वल दिखना चाहिए, बस उसका उसका हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा इक्वल दिखे, जिससे आप लोग को विजुअलाइजेशन अच्छा से हो। चलो ठीक है, अब ठीक है। आओ भाई, आओ देखते हैं, इस पे सीखते हैं। ये एंगल, ये मेरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर रहा है, जो कि बिल्कुल सही सही दिख भी रहा है। चलो टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं कर, देखो नॉर्मल रे ये रहा, इंसिडेंट रे ये रहा, इन दोनों के बीच का एंगल ये रहा। इस एंगल को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। पता है हम लोग को? पता है। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये भी मालूम है, ये भी पता है। जरा नाम आओ तो, नाम बस चेंज कर रहे हैं और कुछ नहीं करेंगे। ये इंसिडेंट रे आया, ये नॉर्मल रे आया, ये नाम दे दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस 1, नाम बस चेंज कर दिए। ये रहा इंसिडेंट रे, ये रहा इसका नॉर्मल रे, इसका एंगल चेंज कर दिए 2। कुछ चेंज, ज़्यादा कुछ चेंज तो किए भी नहीं है। देखो यार यहाँ पे दे दिए नॉर्मल 1 और ये है नॉर्मल 2, ठीक है। बस नाम अलग अलग कर रहे हैं कि कंफ्यूजन ना हो जाए, इस कारण से, ठीक। बस अब ज़रा देखना तो, कलर भी चेंज कर रहे हैं इसलिए। ये रहा मेरा रिफ्लेक्शन एंगल 1 और ये रहा मेरा रिफ्लेक्शन एंगल 2। आ रहा है समझ में? दिक्कत है क्या? दिक्कत नहीं है। चलो अब समझो, अब तो समझ में, अब खत्म हो गया बात भाई। क्या स्टेटमेंट कहता है कि ये वो लॉ, दिस लॉ स्टेट्स दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है? हाँ जी, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो आपस में हमेशा बराबर होगा। और हमेशा बराबर होगा मतलब, हमेशा बराबर होगा मतलब भाई हमेशा इक्वल होगा। उसका मतलब क्या होता है? इक्वल, ऑलवेज इक्वल, तो ऑलवेज इक्वल। अब जरा देखना तो, एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये रहा, दूसरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये रहा, तो क्या कभी भी, यहाँ देखना, यहाँ क्या I1 R1 के बराबर होगा? हाँ, I1 R1 के बराबर होगा। क्या I2 R2 के बराबर होगा? हाँ, I2 R2 के बराबर भी होगा। लेकिन कोई ये जब भी बोले कि क्या I1 R2 के बराबर होगा, वी कैनॉट से दैट। हम ये कह नहीं सकते हैं कि I1 R2 के बराबर होगा ही होगा, ठीक है। ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है। हालांकि अगर ये पैरेलल लाइंस बिल्कुल सब कुछ होगा तो हो भी सकता है इक्वल, लेकिन इतना बस ध्यान रखना कि किसी एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ये लॉ तब वैलिड बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है I1 R2 के, ठीक है। लेकिन लेकिन I1 R1 के हमेशा इक्वल होगा, ये इस बात की गारंटी है। क्यों गारंटी है? क्योंकि देखो दोनों एंगल का पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यही है, कॉमन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो ये इक्वल होगा। इन दोनों एंगल के लिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये है, तो ये दोनों इक्वल हो। समझ में आ गया? वो I1 R2 के बराबर हो जाए वो अलग चीज़ है, लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल हो, ठीक है। तो कभी भी कोई ये पूछे क्या I1 R2 के बराबर हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, मे बी, लेकिन वहाँ मे बी आ जाएगा, हाँ हो सकता है, लेकिन हमेशा होगा ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है, कोई ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन क्या I1 R1 के हमेशा इक्वल होगा? हाँ, ऑलवेज इक्वल होगा, ऑलवेज, क्योंकि यही लॉ स्टेट करता है। ये पॉइंट का मतलब समझे कि इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ही, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ही एंगल ऑफ, जो मेरा इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, ठीक है। ये क्लियर है? तो ये पॉइंट हो गया क्लियर भाई, खत्म हो गया मेरा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बचा? अभी कुछ नहीं बचा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक है अपना रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, देखो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो लास्ट क्लास में भी दिए थे कि रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन आखिर होता क्या है, क्या होता है भाई। डिफाइन विफाइन सब लिख के आए, बस समझा देंगे ताकि अपना टाइम बचे, ठीक है। When a parallel beam of light from the source is reflected as a parallel beam of light in any one direction, then this type of reflection is termed as regular reflection. इसको अभी पहले समझ लो, इसके बाद इसको हम डायग्राम के साथ भी दिखा देंगे, ठीक है। कि जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट किसी सोर्स से आए और रिफ्लेक्ट होने के बाद भी वो सारा बीम ऑफ लाइट पैरेलल ही किसी एक डायरेक्शन में चला जाए, सारा लाइट पैरेलल होके किसी एक ही डायरेक्शन में चला जाए, सेम डायरेक्शन में चला जाए, तब कहेंगे कि रेगुलर रिफ्लेक्शन वहाँ पे हुआ है। मतलब सर, मतलब तो समझ में नहीं आया, तो देखो मतलब क्या है, देखो यहाँ पे मतलब हम समझा देते हैं भाई, क्या है मतलब कहने का। देखो
सूर्यदेव का किरण लाया जाए, सूर्यदेव का किरण लाया गया, रिफ्लेक्ट हो, सूर्यदेव का किरण आया, जा जा रिफ्लेक्ट हो, सूर्यदेव का किरण आया। सूर्यदेव की बड़ी मेहरबानी है भाई हम लोगों पे, कि नहीं। चलो अब इससे ज़्यादा लाइन नहीं बनाएंगे, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, सर ये वाला लाइट सर कहाँ जा रहा है। सर 3 ही है, 3 में समझ लेना और समझ में आ जाएगा, इसका तो हम भी बता रहे, समझ में आ जाएगा, कौन बड़ी बात है भाई। देखो इंसिडेंट रे 1, इंसिडेंट रे 2, इंसिडेंट रे 3, ठीक है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराया, और टकराने के बाद क्या ये तीनों का तीनों लाइट ऐसे इन्फिनिटी लाइट होगा, रे इन्फिनिटीज आएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ 3 से समझ रहे हैं, तीनों का तीनों रे, तीनों का तीनों लाइट का रे जो है वो क्या पैरेलल ही किसी एक ही डायरेक्शन में चला गया। हाँ भाई देखो, तीनों लाइट रे पैरेलल आया, टकराने के बाद तीनों लाइट रे किसी एक ही डायरेक्शन में पैरेलली चला गया, तो ये कहेंगे ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है क्या। यस इट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन, तो कह देंगे कि या यस रेगुलर रिफ्लेक्शन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक। वहीं चलो जरा एक एग्जांपल लो, शेप का नहीं है। देखो इस बार ये सरफेस है मेरा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये रहा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सूर्यदेव आ जाइए, सूर्यदेव की किरणें आ रही हैं, ये देखो टकराया एक किरण, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक। रिफ्लेक्ट बैक करा दे, एक इधर चला गया, जाओगे यार, एक इधर चला गया, ये चला, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं हो, देखो एरो बना दे रहे, ध्यान से देखना, ये इंसिडेंट रे है और ये सारा जो है रिफ्लेक्टेड रे, ये रे रिफ्लेक्टेड है और ये रे रिफ्लेक्टेड, दिख रहा है। तो अब देखो, अब जरा इंसिडेंट रे तो आया तो पैरेलल, लेकिन क्या ये तीनों रे आपस में पैरेलल किसी एक डायरेक्शन में मूव हो गया। नहीं, किसी एक डायरेक्शन में मूव नहीं हुआ, अलग अलग डायरेक्शन में गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये लाइट तो इधर ही, ये भाई साहब अलग रूट के चले गए उधर, भाई हम तो नहीं जा रहे हैं आपके साथ, हम तो इधर जाएंगे, तो जाइए भाई, क्या कर सकते हैं। तो क्या यहाँ पे तुमको दिखा कि ये क्या ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है। नहीं है, रिफ्लेक्टेड रे एक एक किसी एक डायरेक्शन में तीनों एक साथ गया ही नहीं, तीनों भाई आया तो साथ में लेकिन गया अलग अलग, तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं है। तो जब रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं है तो वो फिर रिफ्लेक्शन को हम लोग नाम अलग दे देते हैं कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो इट इज़ अ डिफ्यूज, डिफ्यूज भी कहते हैं और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, तो दोनों नाम है, कहीं डिफ्यूज मिल जाएगा कहीं इर्रेगुलर मिल जाएगा, कंफ्यूज ना हो जाना, ठीक है। ये हो गया मेरा, तो ये मेरा एक रेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल हो गया और दूसरा मेरा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ से एक बात कंक्लूड करो तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में एक चीज़ तुमको दिख रहा था क्या कि रेगुलर रिफ्लेक्शन के टाइम पे ये जो मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस था वो स्मूथ था। हाँ जी, स्मूथ तो था, स्मूथ तो था रेगुलर रिफ्लेक्शन के टाइम में। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन के टाइम पे सरफेस स्मूथ होता है और इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के टाइम पे सरफेस रफ होता है। तो क्या, अच्छा एक पॉइंट और, चलो एक पॉइंट और यहाँ पे, चलो हम एक नोट पॉइंट लिखो यार, इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है। नोट पॉइंट लिखो, ये सब लिखते चलना, हम फिर बार बार बोल रहे हैं ये लिखते चलना, ये नोट पॉइंट लिखना। नोट पॉइंट लिखना कि इसमें तो हमको दिख रहा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो तो रहा है, क्या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में भी, क्या इरेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होगा। वो मेरे मेरे उस पर मत चले जाना कि भाई सर यहाँ तो ये चला गया, एंगल कहाँ बन रहा है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होगा। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के फेलियर के कारण नहीं होता है, ये रिफ्लेक्शन मेरा सरफेस के स्मूथ और रफ होने के कारण से होता है।
अगर सरफेस मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्मूथ है तब तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, वहाँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वहाँ वैलिड है। लेकिन अगर मेरा सरफेस रफ हो गया तो मेरा भले रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं है, वो मेरा है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, लेकिन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इस केस में भी वैलिड है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे इनवैलिड नहीं होगा, वैलिड है इस केस में भी। समझ में आ गया? तो कोई पूछेगा कि इज irregular reflection or diffuse reflection occurs due to failure of law of reflection? No, it does not occur due to failure of लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के फेलियर से नहीं होता है, ये सरफेस के स्मूथ और रफ के कारण ये चीज़ बदल जाता है। ठीक है, तो यही पॉइंट लिख रहे हैं, मेंशन करा रहे हैं। ये पॉइंट तुम लोग सब, आप लोग सब लोग लिखना क्या है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन does not occurs due to failure of reflection, but only due to reflection from तो मेरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन या रेगुलर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो है वो मेरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के फेलियर के कारण नहीं होता है। इट डज नॉट अकर्स ड्यू टू फेलियर ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बट ओनली ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम रफ सरफेस। सिर्फ रफ सरफेस के रिफ्लेक्शन के कारण ये वाला रिफ्लेक्शन होता है, फेलियर यहाँ नहीं हो रहा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी में एक पॉइंट और लिख दो, एक पॉइंट और लिख दो भाई। क्या लिखोगे? ऐड करके यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा देते हैं, नोट पॉइंट 2। वो नोट पॉइंट 1 था, वहाँ पे नोट पॉइंट 1 डाल दो, और ये मेरा नोट पॉइंट, ठीक है, ये नोट पॉइंट 2 है। तो लॉज ऑफ, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन इसको फिर से हम कर दे रहे हैं कि अच्छे से क्लैरिटी रहे इस चीज़ में। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड इन बोथ रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन दोनों के केस में दोनों के केस में वैलिड है, ये बात क्लियर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आ रहे थे, वो सारा पॉइंट हम तुमको समझा चुके हैं। ये पॉइंट एक बार पढ़ लो कि व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द सोर्स इज रिफ्लेक्टेड एज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इन एनी वन डायरेक्शन, then this type of reflection is termed as regular reflection. A plane mirror will produce regular reflection of light due to its स्मूथनेस, पॉलिश्ड एंड शाइनी सरफेस। एक प्लेन मिरर हमेशा कैसा रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा भाई? खुद ही सोचो ना, हमेशा रेगुलर रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा। क्यों प्रोड्यूस करेगा? क्योंकि स्मूथ सरफेस होता है, पॉलिश सरफेस होता है, इसलिए हमेशा रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर इरेगुलर रिफ्लेक्शन वो करेगा ना तो फिर कुछ दिखेगा ही नहीं, फिर तो। ठीक है, और नहीं यकीन होता है तो किसी रफ सरफेस पे, किसी रफ ऐसा कुछ ग्लास है जो कि थोड़ा रफ है, जिस पे कुछ डिज़ाइन बना हुआ है, उस पर कभी अपना चेहरा देखना, साफ साफ दिखेगा ही नहीं। क्योंकि हमें दिखेगा क्या? जो रिफ्लेक्ट होके पूरा का पूरा लाइट रे हमारे आंखों पे आ रहा है, वो तब वो पूरा इमेज दिखेगा। एक लाइट ऑफ रे इधर भाग गया, एक लाइट ऑफ रे इधर भाग गया, इतना सा लाइट ऑफ, तो इतना सा ही चीज़ तुमको दिखेगा, अपना चेहरा इतना सा ही दिखेगा। ठीक है, पता चला सिर्फ नाक दिखा, सिर्फ कान दिखा, बाकी तो लाइट रिफ्लेक्शन कर कहाँ चला गया? इधर उधर चला गया भाई। तो और मोस्टली ज़्यादातर हमारे आसपास में ज़्यादातर जो ऑब्जेक्ट होता है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन को ही प्रोड्यूस करता है। नहीं करेगा तो भाई कैसे होगा? बताओ, ये बेंच है, ये स्मार्ट ही बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड को ही ले लो, ये कैसा रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है? रेगुलर रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, तब तो सारा का सारा स्मार्ट बोर्ड हमको दिख रहा है। वरना पता चलता कि ये कुछ पोर्शन ऑफ इधर भाग गया, कुछ उधर भाग गया, तो हमको इतना ही सा पोर्शन दिख। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बीच में मेरे हिसाब से पॉइंट तो क्लियर होगा। वही फिर ये व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द सोर्स इज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन देन इट इज टर्म्ड एज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कह लो या इरेगुलर रिफ्लेक्शन कह लो, दोनों ही एक ही बात है।
दोनों ही एक ही बात है। इट शुड बी नोटेड दैट, ये नोट करने वाला पॉइंट है, दैट डिफ्यूज रिफ्लेक्शन डज नॉट टेक प्लेस ड्यू टू फेलियर ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पॉइंट नोट करने वाला, ये नोट करवा भी चुके हैं कि ये फेलियर ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के कारण नहीं होता है। हेंस रेगुलर रिफ्लेक्शन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज डिपेंडेंट ऑन टाइप ऑफ सरफेस। अब ये पॉइंट लिखवा बताए हैं कि ये क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन सरफेस के टाइप पे डिपेंड करता है। रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है, दोनों ही केस में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है। ठीक है, पॉइंट सारा क्लियर है मेरे हिसाब से, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। हो गया, हो गया, स्लाइड भी हो गया, ये स्लाइड हो गया। अब आओ जरा देखो डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। चलो, इसके बाद हम लोग फॉर्मेशन ऑफ इमेज पढ़ेंगे, प्लेन मिरर। तो डिफरेंस क्या है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच में? रियल इमेज कैसा होता है, दीज आर इन्वर्टेड इन नेचर। कल बताए थे कि हाँ भाई अभी याद रखना आएगा वर्चुअल इमेज और रियल इमेज। ठीक है, इमेज जब भी किसी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म होता है वो दो तरीके का फॉर्म हो सकता है, या तो रियल इमेज बन सकता है या वर्चुअल इमेज बन सकता है। वही पॉइंट पहले क्लियर कर लो कि क्या होता है ये रियल इमेज। रियल इमेज वो इमेज होता है जो इन्वर्टेड नेचर का होता है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, उल्टा बने। अभी पिक्चर दिखाएंगे आगे कि रियल इमेज क्या है, यानी कि हम देख रहे हैं अपने आप को ऐसे और हम दिखें उल्टा, ये हो गया रियल इमेज। कभी कभी देखना साइंस सेंटर है ना अपना, वहाँ पे गांधी मैदान के पास, वहाँ पे अलग अलग तरह का मिरर रखा है। ठीक है, उसमें किसी एक मिरर में हम लोग सीधा खड़े हो जाओ, तुम्हारा तुम्हारा सारा का सारा फेस नीचे दिखेगा, पैर ऊपर दिखेगा, उल्टा दिखोगे तुम। ये कैसा इमेज बना, ये रियल इमेज बना, उसको नाम रियल इमेज दिया गया। ठीक है, तो दे आर इन्वर्टेड इन नेचर, दीज आर इरेक्ट इन नेचर। वर्चुअल इमेज उसका जस्ट अपोजिट, वो सीधा है। हम लोग जैसा हम लोग के घर में सारा मिरर है, हम लोग अपने आप को देखते हैं बिल्कुल सीधा सीधा दिखते हैं, तो वो हो गया मेरा कि दीज आर इरेक्ट इन नेचर। वर्चुअल इमेज उसी को कहेंगे। अगला क्या, इट ऑलवेज फाउंड बाय कन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव मिरर। अभी मिरर विरर सब आएगा तो पता चलेगा कि हमेशा ये जो रियल इमेज बनेगा ना, वो कॉन्वेक्स लेंस के कारण से बनता है, कॉन्वेक्स लेंस के कारण बनता है और कॉनकेव मिरर से बनता है। ठीक है, रियल इमेज हमेशा कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर के कारण से बनता है। और ये वाला जो वर्चुअल इमेज है वो कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस, वो यहाँ कॉन्वेक्स लेंस नहीं होगा, कॉनकेव लेंस कर लो। ये कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव लेंस। चलो, अगला पॉइंट क्या है, दे कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे ऑब्टेंड करने का मतलब क्या कि भाई देखो, तुम लोग स्कूल में, तुम्हारे स्कूल में प्रोजेक्टर लगा होगा, प्रोजेक्टर में देखते हो कि ऊपर कुछ टंगा रहता है और वहाँ से कुछ रे ऑफ लाइट आता है और मेरे बोर्ड पे, स्मार्ट बोर्ड पे वो पूरा का पूरा वहाँ पर इंसिडेंट होगा और पूरा इमेज हमको दिखेगा। इसी को कहते हैं कि ऑब्टेंड कर सकते हैं स्क्रीन पे अपने इमेज को। जब तुम प्लेन मिरर में देखते हो, जब खुद को शीशे में निहारते हो, तो क्या जो इमेज बना है उस शीशे में, उसको तुम किसी स्क्रीन पे ला सकते हो? नहीं ला सकते हो। तो वो जो इमेज बना वो कैसा बना, वो तो वर्चुअल इमेज बना। तो वर्चुअल इमेज को हम लोग नहीं ला सकते हैं कहाँ, स्क्रीन पे शो नहीं कर सकते हैं, ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। जबकि रियल इमेज को ऑब्टेंड किया जा सकता है स्क्रीन पे। तो दे कैन बी ऑब्टेंड ऑन स्क्रीन, दे कैन नॉट बी ऑब्टेंड ऑन स्क्रीन एज दे अपीयर्स टू फॉर्म ओनली ऑन मिरर एंड लेंस इटसेल्फ। ये सिर्फ लगता है कि फॉर्म हो रहा है, एक्चुअली में ऐसा फॉर्म होता नहीं है। अभी सब कुछ आगे क्लियर होगा यार, अभी टॉपिक धीरे धीरे खत्म हो तो सब कुछ क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है, दे आर फॉर्म ड्यू टू एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज। अब ये भी जब फॉर्मेशन ऑफ इमेज आएगा ना, तो उसमें ये चीज़ तुमको देखना, प्रूफ करके बताएंगे कि हाँ ये वाला एक्चुअल लाइट रेज का जहाँ एक्चुअली इंटरसेक्ट करता है उसके कारण रियल इमेज बनता है। और जहाँ पे लाइट का इंटरसेक्शन, लाइट रेज का इंटरसेक्शन अपीयर होता है, सीम्स टू बी इंटरसेक्ट। ठीक है, जहाँ पे लगता है कि लाइट रे यहाँ जाके इंटरसेक्ट कर सकता है, ये इमेज उसके कारण से। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है, तो आगे चलते हैं। अब ये वाला, ये सारा डेफिनेशन बोर्ड में आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। ऐसे डिफरेंशिएट कर देना, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, और बाकी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हमको पता है अभी भी होगा, वो चीज़ कन्फ्यूजन आगे क्लियर होगा आगे वाले में, तो अभी घबराना नहीं है, हड़बड़ाना भी नहीं है। चलो, इसके पहले एक चीज़ है, स्लाइड ऐड करते हैं और चलो एक चीज़ और पढ़ते हैं। हेडिंग डालना फॉर्मेशन ऑफ इमेज। हेडिंग डालना आप लोग, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर्स।
प्लेन मिरर्स में इमेज का फॉर्मेशन कैसे, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर्स में फॉर्मेशन ऑफ इमेज कैसे होता है, ये चीज़ हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखो पहले चलो डायग्राम के साथ ही समझते हैं हम लोग। मेरा प्लेन मिरर है, सीधा है नहीं सीधा, बहुत अगर टेढ़ा रहेगा ना क्लियर कर लेंगे, सीधा नहीं है तो कोई दिक्कत, सीधा कर लेंगे। अच्छे अच्छे टेढ़ों को सीधा किए हैं। देखो भाई, देखो यहाँ कोई यहाँ कोई सोर्स ऑफ है, या यूं कह लो कोई ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट मेरा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ये तो मालूम है। इसको कहीं से लाइट आया होगा, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है इस प्लेन मिरर पे, इतना बात ध्यान रखना। ये ऑब्जेक्ट जो है इस प्लेन मिरर पे अपना लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ज़रा देखना तो। ये प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट किया लाइट को, आ जाओ, ये टकरा के इधर आया, इन्फिनिटी से लाइट आता है ये तो मालूम। यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है, अब ये डॉट ऑब्जेक्ट मत मान लेना। यहाँ मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट छोड़ दो, ऑब्जेक्ट को मारो गोली भाई, इसी बात है। ऑब्जेक्ट को मारते हम लोग गोली, और क्या हो जा, क्लैरिटी ज़रूरी है। ठीक है, कहीं इन्फिनिटी से क्या आ रहा है, मेरा लाइट रे आ रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का कहीं इन्फिनिटी से लाइट रे आ रहा है। चलो अब ज़रा देखना तो, ये रिफ्लेक्ट हो गया प्लेन मिरर से, इस तरफ रिफ्लेक्ट हो गया। ज़रा गौर करना, अब जो हम बताना चाह रहे हैं ना वो गौर करना, देखना अभी बहुत मज़ा आने वाला है। इमेज कैसे फॉर्म होता है प्लेन मिरर में वो हम लोग समझने वाले हैं। कलर चेंज कर दें, कलर चेंज कर देते हैं, कौन, रेड कलर। जरा देखना तो, ये तो रिफ्लेक्ट होके चला गया, अगर हम बात करें ये तो रिफ्लेक्ट होके अपना उधर चला गया, लेकिन ज़रा इधर देखो, इसको अगर हम ऐसा क्रीज कर दें इस तरफ, कहीं सीधा सीधा है बिल्कुल सीधा सीधा, और इसको कहीं इंक्रीज कर दें सीधा सीधा, तो इधर जाएगा। इधर बोर्ड थोड़ा हैंग कर, क्लीन कर, हेडिंग डाल दिए थे फॉर्मेशन। ये मेरा प्लेन मिरर है, ठीक है, यहाँ से कहीं से लाइट आ रहा था, ये खुद हो जा रहा है।
मत होना भाई, दिक्कत हो जाता है यार। ये आया एक लाइन, यहीं कहीं ऑब्जेक्ट से पॉइंट सोर्स से ये लाइट इधर, ये रिफ्लेक्ट होके इस तरफ कहीं आया, ये रिफ्लेक्ट होके किसी, अब सही। ये मेरा कोई पॉइंट सोर्स था, मेरा कोई पॉइंट सोर्स ऑब्जेक्ट मान लो यही है, ठीक है। इसका इमेज बना, ये रिफ्लेक्ट किया इस प्लेन मिरर पे, ये रिफ्लेक्ट करके अपना रे को इधर रिफ्लेक्ट कर दिया, रिफ्लेक्ट तो कर दिया। अब जरा देखना जादू, जादू मैं अब दिखाता हूँ आपको। चलो जरा देखो तो, अगर हम इसको एक्सटेंड करें इधर कहीं पीछे, दूर कहीं एक्सटेंड किया जाए अगर, तो देख, ये जरा देखो तो। इधर से हम कहीं देख रहे हैं, ये देखो हम लोग का आँख है, बना दे, बना ले। भाई ताकते रहते तुझको शाम सवेरे, यहीं से तो ताकते हैं। तेरा मेरा आई, यहाँ से हम भाई देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट का इमेज बनता हो प्लेन मिरर के पीछे, प्लेन मिरर के पीछे इमेज बन रहा है, देखो जरा, दिख रहा है इमेज, देखो तो। ये यहाँ से हम देख रहे हैं इस ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन लाइट मेरे आँख पे आया, लेकिन ये इमेज बन किधर रहा है, यहाँ कहीं बन रहा है, देखो तो बिल्कुल ऑब्जेक्ट के सामने इमेज बन रहा है। अब बिल्कुल थोड़ा बहुत इधर उधर तो हो गया होगा, हमको पता है थोड़ा बहुत हम लोग का इधर उधर हो गया है, ये शायद एक लाइन में आया नहीं होगा, लेकिन ये मेरा इमेज बन रहा है, ठीक है। अब एक बात और याद रखना, प्लेन मिरर के केस में जो इमेज होता है वो ऑब्जेक्ट, प्लेन मिरर से जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा है उतना ही दूरी प्लेन मिरर से पीछे की तरफ इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस पे बनता है। यानी कि अगर क्या हम अगर इस तरीके से बोलें कि ज़रा बताना तो भैया, ठीक है, ये ज़रा बताना तो भैया ये दूरी कितनी है, ऑब्जेक्ट से ये प्लेन मिरर का डिस्टेंस और प्लेन मिरर से ये इमेज का डिस्टेंस, ये दोनों इक्वल होता है। ये अगर x सेंटीमीटर है ना, ये भी x सेंटीमीटर, ये प्लेन मिरर का खासियत है इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर देख लिए, ऑब्जेक्ट क्या होता है किस तरीके से होता है, ये देखो वो दिख रहा है कि जितने प्लेन मिरर से जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा है उतने ही दूरी पे इमेज पीछे में फॉर्म होता है। और ये इमेज कैसा होगा, ये इमेज बिल्कुल वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। ये चीज़ पॉइंट पे पहला स्लाइड पहले लेक्चर में क्लियर किए थे ना, यानी कि ये ऑब्जेक्ट जिस तरीके से सीधा खड़ा होगा, अगर हम ये भी दिखा दें, सारा कुछ यहीं पे क्लियर कर लो, ठीक है। ये देखो ये ऑब्जेक्ट मान लो ये बिल्कुल सीधा खड़ा है ऐसा, ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से सीधा खड़ा है ना, ये इमेज भी उसी तरीके से सीधा खड़ा मिलेगा तुमको, इमेज का कलर चेंज, ये इमेज भी उसी तरीके से सीधा खड़ा मिलेगा, ऐसा उल्टा नहीं बनता इमेज, बिल्कुल सीधा सीधा बनता है, जैसा जैसे ये खड़ा है वैसे ही वो खड़ा है, उतना ही सीधे सीधे। तो वर्चुअल बना, वर्चुअल बना, क्या ये इमेज वर्चुअल है? हाँ वर्चुअल है। क्यों वर्चुअल है भाई? क्योंकि इसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। वर्चुअल का अब जरा आना तो पीछे का स्लाइड पे जरा देखना तो, अब वर्चुअल वाला स्लाइड, हाँ ये रहा ना, ये रहा, जरा देखना तो, इट इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन एज दे अपीयर्स टू फॉर्म ओनली ऑन मिरर एंड लेंस इटसेल्फ। इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, दे आर फॉर्म ड्यू टू इमेजिनरी इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेस। लाइट रे का क्या इमेजिनरी इंटरसेक्शन हुआ यहाँ पे? हुआ तो है भाई, ये था रिफ्लेक्टेड लाइट रे, लेकिन हम लोग इसको माने हैं कि ये इस तरफ गया होगा तो यहाँ कहीं इमेज बना होगा। इमेजिनरी ही तो लाइट ऑफ इंटरसेक्शन है, कहाँ एक्चुअल लाइट रे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, इमेजिनरी लाइट रे इंटरसेक्ट कर रहा है।
यहाँ से पॉइंट क्लियर हो गया वर्चुअल का, और ये इरेक्ट भी बना है। ये पॉइंट भी भाई याद रखने वाला है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट सीधा बना है। तो प्लेन मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो हमेशा वर्चुअल, यानी कि वर्चुअल का मतलब तुम समझ गए क्या होता है, और इरेक्ट यानी कि सीधा सीधा बनता है। ठीक है, आई होप कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय इन प्लेन मिरर्स तुमको आप सब लोगों को समझ में आया होगा यहाँ से। और बस ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखने वाला है। तो ये सब नोट पॉइंट में करा देते हैं। नोट पॉइंट देख लो, नोट पॉइंट लिख लो। नोट पॉइंट, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, और याद रखना यहाँ से न्यूमेरिकल बनता है। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज virtual and erect and formed at same distance that of object जितनी दूरी बनता है उतनी ही दूरी पे ये भी बनता है, इमेज भी फॉर्म होता है। ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे रहता है उतनी ही दूरी पे मेरा क्या रहता है, इमेज भी फॉर्म होता है। क्लियर है? क्लियर है। तो एक प्रॉपर्टी और बच गया है, लास्ट प्रॉपर्टी, आज का लास्ट क्लास करा दें, लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, लेटरल इन्वर्सन। लेटरल इन्वर्सन क्या होता है? ये प्लेन मिरर का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो कि हम लोग हमेशा देखते हैं। घर के आईने में, ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े हो जाओ, आईने के सामने अपने आप को खड़े कर दो सीधे, तुम क्या पाओगे कि तुम्हारा जो इमेज बना है उस मिरर में, जो इमेज तुम्हारा उस मिरर में बना है, वो उस इमेज में तुम्हारा राइट हैंड जब अप करोगे तो उस इमेज में लगेगा कि लेफ्ट हैंड अप हो रहा है, और जब लेफ्ट हैंड अप करोगे तो उस इमेज में राइट हैंड अप हो रहा है। ऐसा लगता है ना, ऐसा तुम लोग जानते हो ना, ऐसा देखा भी होगा। चलो देखते हैं, तो एक इमेज पहले देख लेते हैं। ये लो, आ गया भैया बच्चा, भाई ये देखो, ये बच्चा आ गया। आ जाओ भाई तुम, ये तुमको दिख रहा है, ये लड़का खड़ा है सामने मिरर के। इस फोटो में ओरिजिनली इसका ये हाथ कौन सा हाथ है? सोचो, बताओ कौन सा हाथ है? अरे भाई सेम कलर है यार इसका, तो ठीक है, सेम कलर हम भी पहने हैं, ये मतलब ये हम ही है लग रहा है फिर। ठीक है, फिर देखो, ये इसका जो लेफ्ट हैंड है, ये ओरिजिनली तो लेफ्ट हैंड है, लेकिन इमेज में देखो तो जरा कौन सा हाथ लग रहा है? ये इमेज में राइट हैंड लग रहा है, तो राइट हैंड। देखो लेफ्ट हैंड इसका किस में चेंज हो गया? राइट हैंड में चेंज हो गया। उसी तरह इसका राइट हैंड किस में दिख रहा है? इसको लेफ्ट हैंड में दिख रहा है। इसी फेनोमेना को लेटरल इन्वर्जन कहते हैं, इसी फेनोमेना को, इसी चीज़ को, ठीक है। और ये चीज़ हमको प्लेन मिरर में ही देखने को मिलता है, प्लेन मिरर में देखने को मिलता है। चलो देखो तो पढ़ लो सारा पॉइंट, कुछ भी नहीं है इसमें, तो आता है लेटरल इन्वर्जन का भी डेफिनेशन आता है एक्सप्लेन करने, तो देख लेना। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, जब किसी ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर के सामने खड़ा करते हैं, देन द राइट साइड, उस ऑब्जेक्ट का राइट साइड लगता है लेफ्ट साइड है, और लेफ्ट साइड किधर लगता है? राइट साइड है। इसी फिनोमेना को लैटरल इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये फिनोमेना होता किस कारण से? ये फिनोमेना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। अरे भाई हमको इमेज दिख रहा है, इसका मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। और दूसरा बात, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल के वैन्स के ऊपर जो एम्बुलेंस वर्ड देखते होगे कभी कभी उल्टा लिखा रहता है, अजीब तरीके से लिखा रहता है, समझ में नहीं आता ये कौन से भाषा में लिख दिया है भाई, कौन से भाषा में लिख दियो कि हम पढ़ ही नहीं पा रहे सामने सामने। वो भाषा यही रहता है, लेटर इन्वर्जन का ही भाषा है, ठीक है। वो एम्बुलेंस जो वर्ड है ना, वो देखो किस तरीके से लिखा रहता है, अभी तुम लोग देख पाओगे। देखो एम्बुलेंस तुमको इस तरीके से देखने मिलेगा, ऐसा देखने को मिलता है, इस तरीके से देखने को मिलता है एम्बुलेंस। तो वो लिखा रहता है एम्बुलेंस, ताकि जब जो आगे ड्राइवर चला रहा है वो अपने जब शीशे में देखेगा ना, उस शीशे में, तो उस शीशे में उसको ये लेटरल इन्वर्जन जो है ना, लेटरल इन्वर्जन फिनोमेना के कारण ये उल्टा लिखा हुआ वर्ड उसको सीधा दिखेगा, यानी उसको ये वाला दिखेगा, ये एम्बुलेंस उसको पड़ेगा शीशा में। सही सामने आंख से देखोगे ऐसा ही दिखेगा बिल्कुल, लेकिन तुम जब शीशा में देखोगे उसको, तो ये एम्बुलेंस दिखेगा बिल्कुल सीधा सीधा, जिससे उसको पहचान में आ जाए और वो जाने के लिए रास्ता छोड़ दे। तो इस कारण से एम्बुलेंस ऐसा लिखा रहता है। दस वी कैन कम टू द कंक्लूजन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर किस तरीके का इमेज फॉर्म करता है ये हम लोग बता सकते हैं, ये तो भाई बिना देखे बता सकते हैं, लेकिन फिर भी पॉइंट है, पढ़ लो, पॉइंट है, और सारा पॉइंट पढ़ा चुके हैं। द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, करेक्ट बात है भाई, वर्चुअल है, इरेक्ट बनता है। इमेज इज ऑफ सेम साइज, जिस साइज का इमेज है,
जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज का इमेज बनेगा। अगर 5 फीट का कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है तो 5 फीट का इमेज बनेगा, ठीक है। अगला, द इमेज फॉर्म्ड इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये पॉइंट भी बता चुके हैं कि जितनी दूरी पे प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पे प्लेन मिरर से इमेज बनेगा पीछे में बनेगा, ठीक है। और वो इस पॉइंट, ये पॉइंट याद रखना, इस पॉइंट पे सवाल आता है, इस पॉइंट पे सवाल आता है, तो ये पॉइंट याद रखना, न्यूमेरिकल आएगा। द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। और आखिरी पॉइंट क्या है मेरा, कि इमेज जो भी फॉर्म होता है प्लेन मिरर के कारण वो लेटरली इन्वर्टेड होता है, यानी लेटरल इन्वर्जन फिनोमेना उसमें शामिल होता है। क्लियर है? तो ये स्लाइड पढ़ लेना। और ये रहा इमेज और यूजेस ऑफ प्लेन मिरर्स। अब देखो यूजेस ऑफ प्लेन मिरर्स, द प्लेन मिरर्स आर यूज्ड एज ड्रेसिंग एंड बाथरूम मिरर्स। ड्रेसिंग मिरर्स और बाथरूम मिरर्स अपना प्लेन मिरर का बना होता है। प्लेन मिरर आर फिटेड इन ब्लाइंड टर्न्स एट रोड पे प्लेन मिरर जहाँ पे ब्लाइंड टर्न होता है। ब्लाइंड टर्न का मतलब देखो, एक बार हम बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। ये आ रहा है रोड, मान लो ये आ रहा है रोड, ठीक है, ये रोड आ रहा है, यहाँ पे बिल्कुल ब्लाइंड टर्न है, हमको पता भी नहीं, यहाँ से तो दिख भी नहीं पा रहा है सामने से कौन सा व्हीकल आ रहा है। इस टर्न को ब्लाइंड टर्न कहते हैं। यहाँ पे प्लेन मिरर को फिक्स कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि हमको इस तरफ से जो भी क्या बोल रहे हैं, इस तरफ से जो भी व्हीकल आएगा उसका रिफ्लेक्शन हमको पहले ही मिल जाएगा, ड्राइवर को पहले ही मिल जाएगा। तो ये एक समय में प्लेन मिरर इंस्टॉल करते थे, आज के डेट में कॉन्वेक्स मिरर यूज़ किया जाता है इस जगह पर, ठीक है। वो चीज़ हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो प्लेन मिरर हो गया। प्लेन मिरर्स आर यूज्ड इन मेकिंग पेरिस्कोप्स बनाने में प्लेन मिरर का यूज़ होता है। ये पेरिस्कोप क्या होता है, देखो सब लोग पढ़े तो होंगे पेरिस्कोप, लेकिन पेरिस्कोप देखो क्या होता है। ये रहा मेरा पेरिस्कोप, इसलिए इमेज भी लगा दी है, देखो पेरिस्कोप रहा। ये सबमरीन्स में लगा रहता है। इंडियन नेवी के जितने सबमरीन्स हैं, जितना इंडियन नेवी का नेवल शिप्स है, ठीक है, जो कि पानी के नीचे होता है, उसमें ये पेरिस्कोप लगा रहता है, ठीक है। ये वैसा बाहर निकलेगा और वो दूर तक देख सकता है। पेरिस्कोप का काम क्या होता है, वो बहुत दूर तक देख सकता है। अब सबमरीन तो भाई पानी के नीचे है, दुश्मन कहाँ से आ रहा है, उसका एक्टिविटी क्या है, कैसे पता चलेगा। इसके लिए सबमरीन को पानी के ऊपर आना होगा, और ऊपर आएगा तो सबमरीन का पकड़े जाने का खतरा है कि नहीं है। तो ये पतला सा देख रहे हो, ऐसा रॉड टाइप का बाहर आया और इसके अंदर में सबमरीन के अंदर तक ये चला जाता है, और वहाँ पे कोई आदमी खड़ा होकर इस तरीके से देखता है और उसको यहाँ से सब कुछ दिखता है। ये तो क्या करता है, जो भी ऑब्जेक्ट मेरे लाइन ऑफ साइट पे नहीं, यानी जो हमको आंख से सामने सामने नहीं दिख सकता है ना, इस पेरिस्कोप की मदद से एंगल वाइड हो जाता है, बिल्कुल ऐसा दिखता है चौड़ा में, तो ज़्यादा एरिया तक हम देख सकते हैं। इसी को पेरिस्कोप कहते हैं। और ये पेरिस्कोप सबमरीन्स में भरपूर यूज़ होता है। सब लोग जाके गूगल या यूट्यूब करना, पेरिस्कोप्स आ जाएगा, उसे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ऐसे पिक्चर लगा दी, ठीक है। और ये देखो, ये लगा दिए, पेरिस्कोप्स आर यूज्ड इन सबमरीन्स एंड नेवल मशीनरी टू सी ऑब्स्टिकल्स एंड एनिमी एक्टिविटीज विच आर नॉट इन लाइन ऑफ साइट, जो लाइन ऑफ साइट में नहीं है। तो ये बड़ा काम का चीज़ है पेरिस्कोप्स, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, प्लेन मिरर्स आर यूज्ड इन ज्वेलरी शॉप्स मिरर टू मेक ज्वेलरी आइटम मोर शाइनर एंड क्लीनर। ज्वेलरी शॉप में भी प्लेन मिरर, जाओ ज्वेलरी शॉप देखो, प्लेन मिरर्स खूब यूज़ किया जाता है भर भर के, ताकि ज्वेलरी आइटम्स मेरा क्या दिखे, और ज़्यादा शाइनर और ज़्यादा पॉलिश दिखे, क्लीनर दिखे, ठीक है। क्योंकि रिफ्लेक्शन उसका अच्छा है, इसलिए प्लेन मिरर ज्वेलरी शॉप में भी यूज़ करते हैं। यूजेस ऑफ प्लेन मिरर्स, ये भी सवाल बहुत अच्छा है, बनता है सवाल। क्लियर है? यूजेस सॉरी, तबीयत थोड़ा नासाज चल रहा है यार। चलो, तो अब एक दो सवाल कर लेते हैं और ख़त्म करते हैं आज। मालूम है थोड़ा लंबा क्लास हो गया, लेकिन यार तुम ही लोग के लिए क्लास है। पढ़ोगे, एग्ज़ाम में अच्छा करके आओगे, मार्क्स अच्छा लाओगे, माँ बाप को प्राउड फील कराओगे, है कि नहीं। और बात मानो मेरी, माँ बाप से ज़्यादा खुश तुम्हारे तरक्की पे, तुम्हारे सक्सेस पे दुनिया में दूसरा कोई नहीं हो सकता। तुम खुद उतने खुश नहीं होगे ना जितने माँ बाप तुम्हारे लिए खुश होंगे, तो ये बात याद रखना, ठीक है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, हाउ फार वुड इट बी फॉर्म इट्स इमेज। अगर एक ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रख दिया जाए तो वो उसका इमेज कितने दूर बनेगा, जरा इमेज बना के जरा। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो भी आए, कोई सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आए, कोशिश करेंगे कि उसको डायग्राम के साथ बनाएंगे, क्लियरिटी हमेशा बना रहेगा। देखो डायग्राम के साथ बनाते हैं, देखो हम तो थोड़ा टाइम लेके बना रहे हैं, आप लोग डायग्राम झटाझट बना सकते हैं। ये रहा प्लेन मिरर, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट अगर इधर बना है तो ये ऑब्जेक्ट का इमेज इधर बना होगा, वो लिख भी दे रहा है। ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट और ये है मेरा उसका इमेज,
सीधा बनता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट सीधा बनता है, ये मालूम है। अच्छा एक चीज़ बताना यार, एक चीज़ बताना, अभी अभी ना पढ़े हैं कि ऑब्जेक्ट मिरर से कितना दूरी पे है, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दूरी पे है, 10 सेंटी, अभी अभी ना पढ़े हैं कि ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से जितने दूरी पे होता है उतने ही सेम दूरी पे इमेज फॉर्म होता है प्लेन मिरर के पीछे। तो प्लेन मिरर के पीछे इमेज फॉर्म हुआ है तो इसका भी दूरी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर ही तो होगा, इसका भी क्या होगा, 10 सेंटीमीटर ही तो होगा, है कि नहीं? ठीक है, 10 सेंटीमीटर ही तो होगा। तो सवाल क्या पूछ रहा है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो है 10 सेंटीमीटर, प्लेन मिरर से 10 सेंटीमीटर पहले रखा गया है। हाउ फार वुड इट बी फ्रॉम इट्स इमेज, तो ऑब्जेक्ट का दूरी इमेज से कितना दूरी पे, ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का इमेज जो बनेगा वो ऑब्जेक्ट से कितने दूरी पे होगा, यानी ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा इमेज, तो इसका जो इमेज फॉर्म हुआ है वो ऑब्जेक्ट से कितने दूरी पे है। बहुत लोग यहाँ पे 10 सेंटीमीटर आंसर कर आता है कि हाँ सर आप तो बताए थे सर कि प्लेन मिरर से उतने ही दूरी पे फॉर्म होता है इमेज, तो हम 10 सेंटीमीटर लिख दिए जितना दूरी। अरे भाई तो प्लेन मिरर से थोड़ी ना दिया पूछा है, प्लेन मिरर से कहाँ पूछा कि प्लेन मिरर से कितनी दूरी पे इमेज बन रहा है, वो तो पूछ रहा है ऑब्जेक्ट से इमेज कितने दूरी पे है। तो जरा जोड़ लो, तो सिंपल एडिशन है, इसमें क्या बताएं, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा इमेज, ऑब्जेक्ट से प्लेन मिरर 10 सेंटीमीटर, प्लेन मिरर से इमेज और 10 सेंटीमीटर, टोटल ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 10 प्लस 10 सेंटीमीटर, खत्म हो गया, आंसर हो गया। हेंस इमेज डिस्टेंस, तो ये चीज़ देखना कि कहाँ से पूछ रहा है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट, इमेज डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट से कितना दूरी पे है, तो 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर। यहीं पे गलती हो जाता है तो बहुत आसान सवाल, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट गलती होने का चांस रहता है, इसलिए ये चीज़ इतने अच्छे से क्लियर किए हैं। नहीं तो यहाँ पे गलती होता है, मेरे से भी गलती होता था यार। अब जहाँ जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे से गलती जो चीज़ हो रहा है वो हम चाहेंगे कि तुम लोग को बता दे कि मेरे से ये गलती होता था, तुम ना करके आना, ठीक है। अगला सवाल देखो, द वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस बाय अ प्लेन मिरर अपीयर्स टू बी द सेम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, ट्रू फॉल्स कैन नॉट से, कौन सा होगा तुम बताओ। द वर्चुअल इमेज फॉर्म, जो वर्चुअल इमेज फॉर्म हुआ है प्लेन मिरर के द्वारा बाय अ प्लेन मिरर appears to be the same distance away from the mirror as the object itself, ऑब्जेक्ट जितना दूरी है प्लेन मिरर से उतने ही दूरी पे क्या इमेज भी फॉर्म होता है, हाँ होता तो है, अभी तो पढ़ के आए, तो ट्रू स्टेटमेंट है भाई, कहाँ गलत, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। एक पॉइंट हो गया। और ये थर्ड क्वेश्चन, इस थर्ड क्वेश्चन की तो क्या ही बात करें, तो बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, इसको कर लो होमवर्क, इसको कर लो होमवर्क, और ये होमवर्क आप सब लोग को बना के लाना है, ठीक है, आप सब लोग को बना के लाना है। और मेरे इस लेक्चर वाले वीडियो में कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा, और इसको हम कल डील करेंगे, ठीक है, तो हम कल बताएंगे फिर इसका एक्चुअल आंसर और विथ सॉल्यूशन। तो यहाँ तक ही रखें आज, ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहो और सेहत का ख्याल रखो, पेपर आने वाला है, सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, कभी भी गड़बड़ होगा उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे स्टडी पे होता है, हमारे पढ़ाई पे होता है, और हमारे पढ़ाई पे अगर कुछ दिक्कत हो रहा है ना तो हमारे माँ बाप का यार दिल टूट जाता है यार, ठीक है, अभी भी अपने माँ बाप का दिल ना तोड़ना की कोशिश कर, और बस उसका एक ही है कि भाई अच्छे से मन लगा के पढ़ो, सभी माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे कुछ अच्छा करें, पढ़ें, अभी डांट रहे हैं पढ़ने के लिए बोल रहे हैं तो हम सब लोग को बुरा लगता है कि हाँ भाई हमेशा पढ़ने के लिए बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है, उनको भी टेंशन है, उनको भी है। सोचो जब तुम अगर बोर्ड में जब 90% से ऊपर मार्क्स लेके आओगे तो तुम्हारे माँ बाप छाती चौड़ा करके सबको बोलेंगे हाँ भाई मेरा बेटा या मेरी बेटी इस बार बोर्ड में 94%, 92% मार्क्स, कितना अच्छा लगता है, खुद भी अच्छा लगेगा, तुमको नहीं अच्छा लगेगा, और माँ बाप का तो क्या ही कहें, तो बहुत ही खुश होते हैं वो, ठीक। चलो तो यहीं तक रखते हैं, अच्छे से ख्याल रखो अपना, जय हिंद।